आवाज़ थोड़ी ज़्यादा नहीं है? बोलो। चलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है क्वेश्चन बहुत पूछेगा, और अभी एनसीएफ 2023 में आ भी चुका है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। थोड़ी उज्जवल आवाज़ ज़्यादा है क्या? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अब थोड़ी कम हो गई। तो एनसीएफ जो है, ठीक है, 2023 वो मैंने कराया था पिछली क्लास में आप लोगों को, और आज जो है एनईपी 2020 हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संसार बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और ख़ास करके कोरोना के बाद आप देखेंगे कि आईसीटी का जो यूज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें भी टेक्नोलॉजी का। आजकल देख रहे हैं आप, एआई का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो है कुछ भी बोलते हैं, एलेक्सा आ गई है, एलेक्सा ये ढूंढ दो, एलेक्सा वो ढूंढ दो। आपको बस बोलना है और एलेक्सा आपके लिए हर चीज़ सर्च कर देगी, है ना। आप फ़ोन में भी कुछ बोल सकते हो, गूगल ने आपका वॉइस सुनने वाला आपका एक यंत्र बना रखा है, उस पर आप बोलिए और बोलते ही आपके वो कुछ भी चीज़ को ढूंढ देगा। कितनी आसान जिंदगी हो गई है। और रोबोट आ गए हैं, कई देशों में तो उनको नागरिकता की दर्जा भी दिया जा चुका है, जैसे सऊदी अरब में। रोबोट आदमी का काम करने लग गए, तो क्या आने वाले समय में रोबोट पढ़ाने भी लग जाएंगे? पॉसिबल है। जब वो सिटीजन बन सकते हैं तो वो पढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो आप समझिए कि रोबोटिक पढ़ाई होगी अब। पहले कुछ और चीज़ें थी, अब एकदम चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारा जो बच्चा है वो कैसे एक अच्छा नागरिक तो बने, संस्कारों की शिक्षा तो ले, बट वो जीवन में कामयाब भी हो सके। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई हम पढ़ाई कर लेते हैं और रोजगार कुछ मिल नहीं पाता। रोजगार नहीं मिला तो हम अपना काम भी नहीं कर पाते, है ना, ऐसा होता है। तो कम से कम जीवन में सफल तो हो जाओ आप। जीवन में सक्सेस पानी है तो कुछ एजुकेशन भी उसी प्रकार की होनी चाहिए आपको, है ना। एजुकेशन भी वैसी ही हो ताकि आपको एक सक्सेस सिटीजन बना सके, सफल नागरिक बना सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 की शिक्षा नीति आई। मैंने कहा संस्कारों के साथ आधुनिक शिक्षा का तालमेल करना। भारत सरकार ने ध्यान दिया कि भाई जो प्राचीन काल था, जैसे हम उदाहरण देते हैं वैदिक काल का, तो उससे पहले भी एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि भाई आपका भारत में जो वेदों की शिक्षा है वो गुरुकुल के माध्यम से होती थी, और बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था, है ना, दिया जाता था ना, कि भाई शारीरिक भी आपका मजबूती हो, मानसिक मजबूती भी हो, आपस में तर्क वितर्क कर सकें। ग्रुप डिस्कशन होता था ना, जो कि आप कई इंटरव्यू का माध्यम हो गया है कि जीडी करेंगे ग्रुप डिस्कशन, उसे नए नए विचार आते थे। और ग्रुप डिस्कशन में सबसे क्या फायदा होता है कि वो प्रक्रिया बहुत लोकतांत्रिक होती है, बहुत डेमोक्रेटिक वे से सिखाया जाता था, सबके विचारों की महत्ता होती थी और नए नए आइडियाज पर काम किया जाता था। इसलिए आप देखेंगे वेदों में आपको कृषि वैज्ञानिकों की जानकारी भी मिलती है और महिला जो विदुषी थी उनकी जानकारी भी मिलती है, जैसे अपाला है, घोषा है, विश्वम्भरा है। तो वो आपका उस प्रकार की महिलाओं की जानकारी मिलती है। वेदों में आपको आयुर्वेद की जानकारी भी मिलती है, कृषि वैज्ञानिक की जानकारी हो, यानी कि कृषि भूगोल की जानकारी हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो, या फिर आपको मैंने बताया कि महिलाओं की शिक्षा की बातचीत हो, आयुर्वेद की जानकारी हो, बट वो भी संस्कारों के साथ। उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठ करके लिया गया ज्ञान। तो आप इसी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक रूप में दो। हमारे जो एनसीएफ में मैंने बताया था कि जो हमारे प्रणेता रहे हैं, जैसे
वेदों में हमने देखा अश्विन कृषि वैज्ञानिक के तौर पर याद किए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पाणिनि, है ना, कितने बड़े आपका जो है संस्कृत भाषा के जानकार रहे हैं। तो पाणिनि हो, फिर आर्यभट्ट की बातचीत आप करते हो, वराहमिहिर की बातचीत आप करते हो, उससे पहले चरक की बातचीत कर लीजिए, सुश्रुत की बातचीत कर लीजिए। चरक की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा की जानकारी थी हमें, रसायन विज्ञान की जानकारी थी हमें, हमारे जो मृदभांड हैं उनके ऊपर अच्छा अच्छा कलर था, तो वो क्या बता रहा है, रसायन विज्ञान। धातु विज्ञान की जानकारी थी, धातु के सिक्के बनाए जाते थे ना। तो जानकारी बहुत थी, नॉलेज थी संस्कारों के साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, संसार भर के लोग आपका पढ़ने आते थे। नालंदा बौद्ध विज्ञान का आपका जो है ज्ञान विज्ञान का कितना बड़ा केंद्र रहा है। विक्रमशिला, ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिसको आप ये कहते हो कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड कुछ नहीं थी उनके आगे। बट आज हम टॉप 500 में मुश्किल आ पाते हैं, टॉप 100 में तो मतलब ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो वैश्विक ज्ञान के तौर पर हम स्थापित थे, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति थी हम, तो फिर क्या हुआ अचानक कि आज हम टॉप 500 के आसपास भी मतलब बड़ी मुश्किल से फटक पाते हैं। क्या समस्या थी? तो उसके पीछे आप देखेंगे अंग्रेज आए, उन्होंने भारतीय ज्ञान को सबसे पहले क्या किया, साइडलाइन किया। जब भारतीय ज्ञान साइडलाइन होगा तो ही तो वो अपना शासन स्थापित कर पाएंगे। यहाँ पर वो ये साबित करने के ऊपर तुल गए कि देखिए हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और जबकि हमारा ही ज्ञान क्या हुआ था, अरबों के माध्यम से, फारस के माध्यम से, तुर्क के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा था, यूरोप तक पहुंचा था। तो वो धीरे धीरे ट्रांसलेशन के माध्यम से हमारा ज्ञान वहां पर गया, और फिर हमारा ही ज्ञान सीख करके उसको बस अंग्रेजी भाषा में ले आए, और अंग्रेजी भाषा में आती नहीं थी। आज भी अंग्रेजी भाषा वाले को आप क्या कहते हो, भाई बहुत विद्वान है। सही बात है ना। हिंदी वाला कितना ही विद्वान हो, आप उसको स्वीकार कर ही नहीं पाते। ये विडंबना है हमारे देश की, उसमें हम सब शामिल हैं। अंग्रेजी का भय दिखाया गया और वह भय आज भी बना हुआ है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में इन्हीं चीजों को ध्यान रखा गया कि जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय प्राचीन ज्ञान है, और ये केवीएस में भी ध्यान रखा जाता है कि जो भारतीय प्राचीन ज्ञान है उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल नई शिक्षा नीति में है। नई शिक्षा नीति किसके लिए है? सभी स्कूलों के लिए है। उसमें केवी भी आपका आता है, केवी तो उससे बाहर नहीं है। केवी तो बल्कि सबसे पहले लागू करेगा, इस मामले में सबसे अग्रणी संस्थान रहता है वो नई चीज़ों को लेने में। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसी चीज़ को, कि ज्ञान की खोज हो, सत्य की खोज हो या बौद्धिकता की खोज हो, इस नई शिक्षा नीति के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। सत्य, ज्ञान और बौद्धिकता, उनकी खोज इस नीति के मुख्य लक्ष्य रहे हैं आपका। अब हम देखते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके उद्देश्य क्या हैं। तो बहुत सिंपल सा है, भारत को ज्ञान की एक महाशक्ति, ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाना। जैसे आज हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, तो उस सुपर पावर में दो प्रकार की पावर हैं, एक हार्ड पावर है, एक सॉफ्ट पावर है। जिसके पास सॉफ्ट पावर होती है, जैसे शिक्षा यानी कि ज्ञान, खेलकूद, ये क्या है आपका, विद्वान लोग, ये सॉफ्ट पावर का हिस्सा होते हैं। कौन सी पावर है? सॉफ्ट पावर। आप देखिएगा कि चाइना अमेरिका से क्या कंपटीशन कर रहा है, सॉफ्ट पावर में कंपटीशन कर रहा है, और हार्ड पावर में भी कंपटीशन कर रहा है। रूस अमेरिका से हार्ड पावर में कंपटीशन कर रहा था, केवल सॉफ्ट पावर में कहीं था ही नहीं, इसलिए रूस टूट गया। तो अपनी महाशक्ति को बनाए रखना, उसमें ज्ञान महाशक्ति भी शामिल है।
कि संसार जो है आपका किसकी बात माने, तो उसमें दोनों प्रकार की पावर चाहिए, सॉफ्ट और हार्ड। हार्ड में कहा कि आपका सैन्य, सेना जैसे उसके हथियार, ये हार्ड पावर आ गई। सॉफ्ट पावर मतलब जिनके द्वारा वो डेवलप होगा, समझ में आ रहा है, कि जिसके द्वारा वो चीजें डेवलप होंगी। तो ये सॉफ्ट पावर, भारत वही पावर बनना चाहता है कि एक समय हम तक्षशिला, जिसका संसार में नाम था नालंदा, संसार भर के स्टूडेंट आते थे कि काश नालंदा में हो जाए। आज हमारा सपना क्या है, काश कैम्ब्रिज में हो जाए, ऑक्सफोर्ड में हो जाए, या ये सपना होता है कि MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में हो जाए। ऐसा होता ना, ये कुछ है आपका येल यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो ये कुछ नाम है आपको जो लगता है कि भाई यहाँ मेरा एडमिशन या मेरे बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। तो वैसे ही एक सपना नालंदा का था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखेंगे हम कि इस नीति को पूरा करने का जो टारगेट है वो कब तक रखा गया है, कि 2040 तक जो सपने हमने देखे हैं इस शिक्षा नीति के माध्यम से, उसको हमें पूरा करना है। और उसी रूप में आप देखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में आ चुका है, ना, अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा भी था। उसके बाद आप देखेंगे कि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना। सर्वव्यापीकरण तब होगा जब 100% बच्चे प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर या उसके ऊपर का जो स्तर होता है उच्चतर स्तर पर, क्लास 12 तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक GER हो जाए, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, कि 100 के 100% बच्चे स्कूलों में एनरोल हो जाएं, है ना। बट उसमें एक समस्या और है, एनरोल तो हो जाएं बट ड्रॉप आउट रेशियो हमें उसको भी कम करना है। सबसे बड़ी समस्या कहाँ रहती है, ड्रॉप आउट रेशियो की एक समस्या रहती है, हमेशा बनी रहती है। और वो ड्रॉप आउट रेशियो की जो समस्या होती है वो ज्यादातर जो पिछड़ी जातियां हैं हमारी, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाएं उसमें भी शामिल हो जाती हैं और अल्पसंख्यक भी उसमें शामिल हो जाते हैं। यह सर्वव्यापीकरण तब होगा कि जब अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियां जैसे अनुसूचित जाति जनजाति खास करके वो, और महिलाएं, उनके ड्रॉप आउट रेशियो को कम कर दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, प्राइमरी लेवल पर जो SC स्टूडेंट थे आपका वो 19.6% थे 2016-17 में, और जब वो उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुंचे तो उनका रेशियो 17.3% हो गया। तो 19.6 से 17.3% रह गया 2016-17 में। जैसे आपने प्राइमरी क्लासों को पार किया और प्राइमरी के बाद आप 6 से 8 वाली शिक्षा में पहुंचते हैं, है ना, तो क्या हुआ, मिडिल स्कूल में जाते हुए 17.3% रह गया। अल्पसंख्यकों का भी यही हाल रहा। जैसे आपको पता होगा कि मुस्लिम हैं आपका, उनमें शिक्षा का जो GER है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, उनके नामांकन की बातचीत आती तो वो कम है हिंदुओं के मुकाबले, है ना। तो अल्पसंख्यकों में भी ये बड़ी समस्या है, खास करके मुस्लिमों में, कि वो ज्यादा एनरोलमेंट नहीं हो पाता उन लोगों का। तो उनको भी प्रत्येक बच्चे को स्कूल में लाना इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है, कि सब स्कूल में आए और ड्रॉप आउट रेशियो भी कम हो। समझ में आया कि सर्वव्यापीकरण तो तभी होगा ना कि सब लोग स्कूल में आए, और उस बच्चे को जो स्कूल में आ रहा है उसको स्कूल में ही रोके रखना, ये आप टीचरों की कलाकारी के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके पास ऐसी कौन सी आर्ट है कि वो बच्चा स्कूल में ही रहे। तो वो आर्ट ये है कि मैं आपको अगर एक स्टोरी बताऊं, एक छोटा बच्चा था, उसका नाम राजू कह लीजिए, राम कह लीजिए, मोहन कह लीजिए, या कोई बच्ची कह लीजिए।
जो भी आप नाम रखना चाहते हो, वो क्लास में डेली आता था। एक मैडम नई नई अपॉइंटमेंट होकर के आई, तो जब मैडम नई नई अपॉइंट होकर के आई तो उस बच्चे को देखा उसने, उसके कपड़े ऐसे मैले से टाइप के थे, तो क्लास में वो अलग ही नजर आता था। जैसे लगता था कि भाई आपका ये क्लास में सबसे गरीब बच्चा हो। तो टीचर का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि गरीब अमीर का भेदभाव करे या लिंग के आधार पर भेदभाव करे। लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये लड़की है या लड़का है, मैं इसको टारगेट कर लेता हूं या कर लेती हूं। तो मैडम ने क्या किया, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। कोई बात हो उस पर पूछे, ना आए तो उसको डांट दे। तो जब आप उसको डांटोगे क्लास में, तो साइकोलॉजी क्या कहती है, टीचिंग साइकोलॉजी, कि वो दबना शुरू कर देगा, डिमोटिवेट हो जाएगा और उसका जो नेचुरल टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा होता है ना। और आप लोगों का काम क्या है, उसके व्यवहार का प्रीमार्जन करना है ना आपका काम। बट आप उसको व्यवहार को प्रीमार्जन थोड़ा ही कर रहे हो, आप तो उसको व्यवहार को दमित कर रहे हो। उसकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको दबा रहे हो। और वो बड़ा खतरनाक होता है फिर दबाना। नेचुरल टैलेंट बाहर नहीं आ पाता इससे। तो वो बार बार उसी से पूछती, उसी को टारगेट करती। अब जब रिपोर्ट कार्ड आया तो उसने देखा रही इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो उसने कहा नहीं नहीं नकल मारी होगी। तो प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई राजू के बारे में बताइए आप। का क्या बताना सर, उसको कुछ आता तो है ही नहीं, क्योंकि वो जवाब नहीं देता था स्कूल में, क्लास में। तो उसने कहा कि ये तो बहुत सबसे पुअर स्टूडेंट है क्लास का, मैं इसके बारे में क्या बताऊं आपको, कुछ नहीं आता इसको। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम, ये देखिए इसकी पिछली रिपोर्ट कार्ड, पहली दूसरी क्लास के, ये क्लास का टॉप स्टूडेंट था। तो उसने कहा नहीं नहीं इसने नकल मारी होगी। तो मैडम तो अपने उस चीज में थी कि पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी कि कपड़े गंदे पहन करके आता है, बोलता नहीं है। वो चिढ़ जाती थी मतलब उस बच्चे से। तो जब ये सब हो रहा था तो प्रिंसिपल ने बताया कि भाई आपका पिछले सालों के मुकाबले इसका रिजल्ट अब थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। हालांकि उतना भी कमज़ोर नहीं जितनी हम अपेक्षा कर रहे हैं, पर पिछले सालों के मुकाबले कमज़ोर रहा है। इसका कारण ये है कि इसकी माँ का देहांत हो गया, जो कि कैंसर से ग्रस्त थी। तो प्रिंसिपल को, जो मैडम थी सुन रही थी, उसको बड़ा बुरा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। बच्चा तो भाई कपड़े क्यों नहीं धो करके आता, खाना क्यों नहीं खा करके आता। तो उसका कारण क्या था, उसका कारण था कि जो बच्चा था उसकी माँ का देहांत हो गया था। और माँ का देहांत हो गया तो भाई कपड़े कौन धोए, खाना बना के कौन दे। तो बड़ा प्रश्न है ये। तो मैडम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बच्चे से जो है आपका बुलाया बगल में, उसको पूछा कि बेटा कोई बात नहीं है, आज से मैं जो है आपको कोशिश करती हूं कि मैं हर प्रश्न आपसे पूछूं और आप ना बताओ तो मैं मोटिवेट करूं। अब वो क्लास में उसका मजाक नहीं बनाती थी, डेली उसको प्रोवोक करती, प्रमोट करती, और वो बच्चा अपने नेचुरल फ्लो में आ गया 3-4 महीने में ही। 3-4 महीने में नेचुरल फ्लो में आ गया वो बच्चा। किसके प्रमोट करने से, किसके मोटिवेट करने से। तो आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। टीचर ने किया, बच्चा एकदम नेचुरल फ्लो में आ गया अपने, उसकी प्रतिभा निखरने लग गई और वो क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहा। टाइम बीता और वो स्कूल से चला गया। स्कूल से चला गया तो उसके साथ पत्र व्यवहार बराबर बना रहता था मैडम के साथ। अब मैडम रिटायर्ड हो गई तो मैडम का पता नहीं था उसके पास। तो वो एक दिन स्कूल में आया, उसका आपका एड्रेस लेकर के गया। तो उसने आपका मैडम को लेटर भेजा कि मैडम मेरी शादी है, आपको आना होगा। तो मैडम भी आपका उससे बहुत प्रभावित थी, क्योंकि जब वो स्कूल छोड़ के जा रहा था तो अपनी माँ का एक कड़ा दे करके गया था उसको। तो कड़ा वो पहने हुए थी लगातार, मतलब उसको ये शो करने के लिए, देखिए मैं तुम्हारी माँ ही हूं। तो आप बच्चों की माँ और पिताजी हैं। बच्चे जब स्कूल में टीचर के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं तो उसका भाव ये नहीं होता कि वो छोटा गिफ्ट है कि बड़ा है, बट टीचर के लिए वो गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, वो सबके लिए यूनिक होता है टीचर के लिए। तो कड़ा वो हमेशा ही पहनी रही
उसको ये एहसास होता रहा कि देखो मैंने गलतियां की थी और मैंने सुधारा भी है। आइए, तो वो उस कड़े को लगातार पहने रही, बच्चा देख के फील करता कि मेरी माँ ही है, और बच्चा उससे ज्यादा सीखता। तो देखिए कि आपके अंदर टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, इसके माध्यम से मैं ये बता रहा हूं। और जब उसका एक लेटर मिला उसको कि मैडम मेरी शादी है, आपको आना होगा, तो मैडम से भी नहीं रहा गया कि भाई मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, चलो मैं शादी में जाती हूँ। शादी में जाते जाते बड़ी लेट हो गई, कि लगा कि भाई लेट हो गई हूँ, मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। तो वेट कर रहा था वो लड़का उसका, 2-2.5 घंटे 3 घंटे लेट गई, फेरे रुकवा रखे थे। वो उठ करके आया, उसको चरण स्पर्श किया और बताया कि आपका शहर का वो सबसे बेस्ट डॉक्टर है। वहां आपके सब लोग आए हुए थे, डॉक्टरों की एसोसिएशन होती है, सब लोग डॉक्टर आए हुए थे, और वो अकेला उस पूरी भीड़ से चीरता हुआ उसकी मैडम को देखा। वो रिटायर्ड हो गई थी, रिटायर्ड के बाद आदमी कैसा होगा, थोड़ा सा झुक सा जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां बढ़ जाती हैं। तो भी वो आया, उसको जो है पैर छुए, उसको गले लगाया, बातचीत की, और थोड़ा सा एक वो दिखाया कि भाई हाँ आप मेरी माँ ही हो। उस दिन भी उस मैडम ने वो कड़ा पहन रखा था। पूरे शहर के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनको बताया कि देखिए मेरी माँ है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तो टीचर वो है, मतलब वो बच्चा अगर टीचर चाहती तो वही दमित इच्छाएं लेकर के समाप्त हो जाता, टीचर चाहती तो, है ना। बट टीचर ने चाहा तो एक वर्ड होता है कि मां बाप जन्म देते हैं और टीचर जीवन देता है। उसको उस स्टेज तक पहुंचाने वाला, शहर के गणमान्य व्यक्तियों में शामिल कराने वाला वो टीचर ही था। अगर वो प्राइमरी स्कूल की टीचर नहीं होती, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, है ना, उस फाउंडेशन को अगर वो मजबूत नहीं करती तो उस फाउंडेशन पर वो महल खड़ा नहीं होता और वो बेस्ट डॉक्टर नहीं बनता शहर का। समझ में आया ना। तो आप बच्चों को उसी तरह से प्रेरित कीजिए कि ड्रॉप आउट ना हो, 100% बच्चे आए, किसी धर्म किसी जाति का हो, कैसे कपड़े पहन रहा डजेंट मैटर, क्यों मैले हैं, गरीब घर से भी तो हो सकता है। और आपके स्कूलों में यह मत समझिएगा कि कोई अरबपति आएगा, अधिकतर तो प्राइवेट स्कूलों में जाने लग गए। तो आपको समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक या गरीब, जिसकी कोई जाति नहीं होती, वो उसकी जाति केवल गरीबी होती है, आपको उस गरीबी से बाहर निकाल करके उसको ज्ञान के प्रकाश से रोशन करके उसको क्या बनाना है, एक अच्छा नागरिक, जीवन में कामयाब बनाना है। तो ये शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि ड्रॉप आउट रेशो कम हो जाए। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करना, एसडीजी आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी आए थे, तो उसमें एक बात कही गई थी कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए बिना भेदभाव के, ना जातिगत भेदभाव हो, ना धार्मिक भेदभाव हो, ना लैंगिक भेदभाव हो। 2016 में लागू हुए थे, जनवरी 2016 से। तो उस एसडीजी 4 को प्राप्त करने का जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। यानी कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी किसके अनुरूप है, संयुक्त राष्ट्र के जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, उनके अनुरूप है। समझ में आया। यानी कि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसका स्वरूप कैसा है, वैश्विक है। स्थानीय तो है ही है, उसके साथ वैश्विक भी है। क्लियर। फिर है 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 एक नई व्यवस्था को लागू करना। 5+3+3+4, पहले क्या था, 10+2 था, यही था ना। बट अब कहा गया है कि जो फाउंडेशन होगा, पहली जो अवस्था होगी, लिख लीजिए, पहली क्या अवस्था बताई गई है, लिखिए फाउंडेशन, कि बच्चे का नींव को मजबूत करना है। ये 3 साल का होगा। इसमें क्या बोलेंगे, आंगनवाड़ी,
प्री स्कूल और बाल वाटिकाएं आ जाएंगी। फाउंडेशन में क्या होगा, 3 साल का, इसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिकाएं आ जाएंगी। ठीक है, आंगनवाड़ी रहेगी, प्री स्कूल रहेंगे, बाल वाटिकाएं रहेंगी। अब इसमें शिक्षा कैसी होगी, इसमें शिक्षा बच्चे को खिलौने दे दिए, इसमें बच्चे को आईसीटी का कोई कार्टून दिखा दिया, झूले दे दिए, बच्चा खेल खेल में सीखेगा, मतलब उसको खेल खेल में स्कूल आने की आदत पड़ जाए, स्कूल क्या होता है वो समझना शुरू हो जाए, उसको पोषण देना शुरू किया जाए। क्योंकि बच्चा जो है मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करना है। मानसिक तो आप स्वस्थ कर ही रहे हो उसको खेल खेल में शिक्षा दे करके, बट शारीरिक शिक्षा भी चाहिए उसको, उसके लिए पोषण, तो उसके खाने पीने का ध्यान दिया जाए। आंगनवाड़ियाँ किसके लिए थी, अर्ली जो चाइल्डहुड आपका केयर एंड एजुकेशन होता था उसके लिए आंगनवाड़ियाँ बनी थी, बट आंगनवाड़ियों के पर्पज कुछ और हो गए। एक बंद कमरे में, हाँ अभी भी वही है, अभी बोला गया बाल वाटिकाएं बनाएंगे, वैसे आंगनवाड़ियों को बंद करके बाल वाटिकाएं बनाया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आंगनवाड़ियों का मूल लक्ष्य क्या था, बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना। बट हो क्या रहा है, एक बंद कमरे में है, साफ सफाई है नहीं, एक बंद कमरे में कितने खिलौने और कितने झूले रख दोगे, कितना खेल का सामान रखोगे, कुछ भी नहीं। जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं और नीचे लेवल पर जो आंगनवाड़ी वाली है या वाला है, मैक्सिमम महिलाएं ही हैं, सब ने मिल बांट करके सारा बजट खा लिया। क्यों एसफल हो गई, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम आई थी, एसफल होने का यही रीजन रहा कि मिल बांट के खा लो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो फाउंडेशन कमजोर हो गई। जब फाउंडेशन कमजोर हुई, हमें न्यूमेरिकल समझ हुई नहीं, भाषा की समझ हुई नहीं, तो हम आज उच्चारण भी गलत करते हैं और आपका संख्याओं की समझ ना होने से मैथ से भी डरते हैं, उच्चारण सही ना होने से अंग्रेजी से भी डरते हैं। समझ में आया ना कि मैथ का भी डर इसलिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर नहीं हुआ प्रॉपर। आगे देखिए नंबर 2 पे, प्री पैरेटरी। प्री पैरेटरी में आपको 3 to 5 3 साल रहेगा और एज कितनी होगी, 8 से 11। प्री पैरेटरी, प्री पैरेटरी, तो प्री पैरेटरी में एज होगी आपका 3 से आपका 8 से 11, 3 साल होंगे 3 to 5। और फाउंडेशन में ध्यान रखिएगा एज कितनी थी, 6 से 8। अगर फाउंडेशन में पूछे, हाँ जी, उसमें 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं आपका, तो 6 से 8 भी रहेगा उसमें फाउंडेशन में ही। जो पहली एंड दूसरी है वो पहली दूसरी उसी में रहेगी। 6 से 8 3 साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा पहले आपका फाउंडेशन और फिर 2 साल का रहेगा। 5 साल तभी तो होंगे ना पूरे, 5 + 3 मैंने बोला था। तो पहले फाउंडेशन में 3 साल रहेगा, फिर 2 साल रहेगा, 2 साल पहली दूसरी में रहेगा। तो पहली दूसरी करके यानी कि 5 साल में उसको आपका नेक्स्ट स्टेज पर भेजेंगे प्री पैरेटरी पे। वो प्री पैरेटरी कब से कब रहेगा, 8 से 11। और कितने साल का होगा, 3 इयर्स। क्लास कौन सी होगी इसमें, 3 to 5। आपसे पूछ सकता है वो कौन सी क्लास होगी, 3 से 5। प्री पैरेटरी के बाद में मिडिल स्टेज आ जाएगी। दोबारा बोलूं, देखिए पहला फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन समझ लीजिए, पहले फाउंडेशन होगा आपका बाल वाटिका में चला गया बच्चा, सुन लीजिए, हाँ पहले बाल वाटिका में चला गया, 3 से तो पहले हम भेजेंगे भी नहीं, तो पहले बाल वाटिका में चला गया, आंगनवाड़ी में चला गया, ठीक है।
वो वहां घुमा फिरा। उसके बाद आपका 2 साल क्लास 1 और 2 की, मतलब 1 और 2 करने का मतलब होता है 6 से 8 के बीच में, 6 से 8। तो फाउंडेशन में 2 पार्ट बन गए। पहला पार्ट आपका है आंगनवाड़ी का, समझ में आ गया, बाल वाटिका का, और दूसरा पार्ट इसी में, बिल्कुल बिल्कुल, आप एलकेजी यूकेजी कह लीजिए उसको, जैसे आजकल बच्चे जाते हैं। फिर उसके बाद वो फर्स्ट सेकंड में आएगा। तो ये 2 साल का टारगेट रहेगा उसका, ठीक है। उस न्यूमेरिकल चीजें सीख जाए, छोटी मोटी गुणा जोड़ भाग, और भाषा लिखनी सीख जाए, उच्चारण करना सीख जाए। क्लियर है पहली दूसरी में। फिर आपका प्रीपैरेटरी स्टेज आएगी, तो वो 3 to 5, 8 से 11 उम्र। एज पूछे तो 8 to 11, क्लास पूछे 3 to 5, और ड्यूरेशन आपके सामने लिखी हुई है कि 3 years, 5 + 3। फिर अगला 3 आ जाइए, मिडल क्लास होगी 6 to 8। क्लास कौन सी होगी? 6 to 8, और एज होगी 11 to 14, मिडिल स्टेज होगी। और लास्ट स्टेज बचती है 4 वाली। 4 वाली क्या बचती है? 9 to 12। क्लास कौन सी होंगी? 9 to 12 होगी, और एज कौन सी होगी? 14 to 18। हाँ भाई, सेकेंडरी 9 to 12 क्लास, 4 साल का पता ही है आपको, और लास्ट होगी एज 14 to 18। ठीक है। अब ये कितने साल से कितने तक हुआ? 3 to 18। अगर आपसे पूछा जाए ये प्रोसेस कब से कब तक चलेगा, 5 + 3 + 3 + 4 का, आप बताएंगे 3 से 18 तक चलेगा। एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपका कि कितने साल का पूरा प्रोग्राम है, आप बताएंगे कि 3 से 18 तक का है। ये एक आपका विभाजन पूछ सकता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ECCE के बारे में बताइए। वो क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसमें बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक जो ग्रोथ होगी और होलिस्टिक जो लर्निंग होगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। जिसको हम कहते हैं आंगनवाड़ी में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा, खिलौने पड़े हैं, उसको जोड़ने की चीजें बताई जाएंगी कि एक एक कितना हो गया? 2। तो ऐसे वो जोड़ेगा, वो 1 खिलौना 2 खिलौना, तो 2 बन गए। वही स्कूल का एक रूप हो गया ना, वो स्कूल का एक रूप हो गया। बिल्कुल, बाल वाटिका अलग से खोलेंगे ना अब। हाँ ठीक है, वो है बेसिक पार्ट स्कूल का ही। ठीक है। उसमें दूसरा ये कहा गया है कि जो बच्चा सीखेगा, अब हम बच्चे को सिखाते किस में थे? मेरा बेटा या आप लोगों का बेटा बेटी, उसको 19 बोल दो, ओके पापा कितना होता है, और 19 बोल दो, ऐसे बोलो ना, हिंदी बोलो। फिर वो 19 को तो हिंदी समझ रहे हैं और 19 को इंग्लिश समझ रहे हैं। क्यों? स्कूल में 1 2 3 बोलते हैं, उनको ये समझ में आ गया कि 1 2 3 तो वैसी ही है जैसे मैं घर में बोलता हूं कि पापा कहाँ गए, मम्मी कहाँ गई, खाना खिला दो, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मल। वो हिंदी भाषा है हमारी, तो वैसे ही समझ लिया गया है इंग्लिश को, खास करके काउंटिंग को, टेबल को। 2 2 बोलेगा, मैं बोलूंगा 2 दूनी 4। क्या पापा ये अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो यार? 2 दूनी नहीं, 2 2 होता है। मैंने कहा अच्छा 2 2 होता है, तो 2 2 तो हिंदी हो गई, और 2 दूनी 4 वो क्या होगी? अंग्रेजी हो गई। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जाइए, उसे थोड़ा सा दूर होंगे आप, बोलिए कि विश्वविद्यालय जाना है, तो क्या आएगा भाई ये कहाँ है? आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी जाना है, तो क्या हिंदी में बोलो भाई।
रिक्शा वाला क्या कहता है, हिंदी में क्यों नहीं बोलते, फिर यूनिवर्सिटी को उसने हिंदी मान लिया, तो बहुत यूज टू जो वर्ड हो गए उसको हम हिंदी समझने लग गए, है ना। ऐसा नहीं है, फिर वो है तो इंग्लिश ही। तो अंग्रेजी कंफर्ट हो गई फिर उन लोगों के लिए। बट दिक्कत ये है कि अंग्रेजी सबके लिए कंफर्ट तो नहीं है, हर जगह तो नहीं है, हर जगह एक जैसी शिक्षा प्रणाली तो नहीं है। फिर इससे क्या हुआ, दो भारत हो गए, एक अंग्रेजों वाला भारत, एक हिंदी वाला भारत। अंग्रेजों वाला भारत हिंदी वाले भारत पर राज करेगा फिर। बट अंग्रेजों वाला वो भारत नहीं जो छोटे शहरों में है, वो तो बेचारे हिंदी अंग्रेजी मिक्सअप है, वो दोनों के बीच में शोषण करवाएगा, जिसको मध्यम वर्ग कह देते हैं। तो वो क्या है आपका, एक ऐसा वर्ग जो कि चेन्नई, दिल्ली, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठा है, बड़े शहरों में बैठा है, वो शोषण करेगा फिर अंग्रेजी के माध्यम से। तो इसलिए कहा गया कि शिक्षा जो है मदर टंग में होगी, और बच्चा उसमें सीखता भी ज्यादा, भाई बच्चा उसमें सीखेगा भी ज्यादा। आप बच्चे को अपनी क्षेत्रीय भाषा में सिखाइए, बिहार में तो भोजपुरी बताइए, हरियाणा में है तो आपको हिंदी बताइए, राजस्थान में तो राजस्थानी बताइए, जल्दी नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सीखने का जो एरिया होगा वो विस्तृत हो जाएगा। सेम भाषा स्कूल में, और सेम भाषा घर पर, और सेम भाषा गली में खेलते स्कूल के बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जिस एरिया में बच्चा रह रहा है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो आपका, जो वो बड़ा हो जाएगा, उसको एक जैसी भाषा वाले ही बच्चे मिलेंगे, तो ज्यादा नहीं सीखेगा और उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। तो मदर टंग का ये फायदा होता है, और अपनी भाषाओं पे गर्व भी होगा उसको, और फिर उसमें कुंठा की भावना भी नहीं होगी। हमारे अंदर तो कुंठा की भावना आ गई, अंग्रेजी सीख नहीं पाए और अंग्रेजी के शोषण के शिकार रहे, फिर तो कुंठित नहीं हो गए हम कि हमारे देश में बेगाने हो गए हम। अंग्रेजी ने भारत में ही भारतीयों को बेगाना कर दिया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, टीचर को अंग्रेजी आती हो चाहे ना आती हो, गुनगुन करता रहता अंग्रेजी में। हम जैसे पीछे बैठे हुए बच्चों को क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो क्या था उद्देश्य, अगला देखिए। इसमें 3 वर्ष की उम्र के शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE को मजबूत आधार बनाना होगा। मतलब ये मैंने बता दिया आपको, अर्ली चाइल्डहुड। शिक्षा में न्याय संगतता और समावेशन। शिक्षा में न्याय संगतता और समावेशन। अब बात यह आती है कि शिक्षा न्यायपूर्ण होनी चाहिए और समावेशी हो, सबके लिए हो, मतलब शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, एक्सेस। अब आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल में जाओगे, 10-10 हजार रुपए की बच्चे की किताबें, उसकी महंगी ड्रेस, सब स्कूल की फिक्स जगह से मिलेंगे। जो 100 रुपए की टी शर्ट आप ले सकते हो बाहर, वो 1000 की दी जाएगी। जो पैंट आप घर पे सील सकते हो 200 रुपए में, वो 500-1000 में मिलेगी। मिलती है ना ऐसे। कॉपी तक आपको स्कूल की निर्धारित जगह से लेनी होती है। 200 रुपए की किताब 10,000 में दी और आप बड़ी हंसी खुशी ले आए। तो ड्रेस भी आपको 3-4 हजार में मिली, बट आप ले आए। क्या वो शिक्षण व्यवस्था आपकी आंखों में चुभेगी? नहीं, नहीं। इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था गरीब की आंखों में नहीं चुभेगी। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि समानता का अधिकार है? राइट टू इक्वलिटी कैसे है? फिर एक को वही शिक्षण व्यवस्था चुभ रही है और एक को सुखद एहसास लग रहा है। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था,
अंग्रेजों ने किया यह था कि अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली ले आए। उसमें कौन गया? एरिस्टोक्रेट फैमिली गई, कुलीन वर्ग, जिसको सवर्ण का जातियां कहा गया। उन सवर्ण जातियों ने निचली जातियों को शिक्षा लेने ही नहीं दी। वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लड़के शिक्षा ले गए, नहीं तो वो शिक्षा थोड़ी लेने देते उनको भी। कितने दलितों ने शिक्षा ली, उनको स्कूलों से बाहर निकाला गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा नहीं, भारतीय सवर्ण जातियों द्वारा, लात मार मार के। ठीक है, निकाला गया ना। तो आप समझिए कि अंग्रेजों ने भारत के विभाजन की चाल कहां से रख दी? उस शिक्षा के माध्यम से नहीं रखी कि हमारे ही लोगों का विरोध कर रहे हैं कि तू शिक्षा क्यों ले रहा है। ऐसा था ना। तो शिक्षा से विभेदीकरण पैदा हुआ कि नहीं हुआ? और वो जो सवर्ण जातियां थी, उन्होंने हमेशा अंग्रेजों का समर्थन किया कि तुम भारत को छोड़ के मत जाओ। उन सवर्ण जातियों में कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, बनिया थे, राजपूत थे नहीं। इन्होंने क्या कहा कि भारत को छोड़ो मत। फिर सवर्ण जातियां तो वही हुई। तो उनका उनके रहने से हित पूरा हो रहा था। आज भी यही हो रहा है। आज जो पैसे वाला है उसको तो शिक्षा मिल रही है अच्छी प्राइवेट स्कूलों में, बट गरीब किसी भी जाति का हो, आज सवर्ण भी बहुत गरीब हो गए हैं। पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले भी गरीब थे। पहले भी हर ब्राह्मण अमीर नहीं था, हर बनिया अमीर नहीं था, हर राजपूत अमीर नहीं था। कुछ एक थे, कुछ एक के चक्कर में सब शामिल हो गए। आज भी तो यही है। एक ब्राह्मण का बच्चा भी, एक राजपूत का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता मिलेगा। ड्रेस नहीं होगी उसके पास प्रॉपर, गरीबी आ रही है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि संसाधन है ही नहीं इतने। शिक्षा वैसी थी ही नहीं। शिक्षा तो विभेदीकरण कर रही थी। उस विभेदीकरण का शिकार सवर्ण जातियां भी हो गई। अब अमीर गरीब हो गया। प्राइवेट स्कूल को जाति नहीं देखनी, जेब में रखे हरे हरे नोट देखने हैं, है कि नहीं है? व्यवस्था बदली तो व्यवस्था में कौन ऊपर आया? पैसे वाला, किसी भी जाति का हो। सही बात है। तो आज स्कूल आंखों में चुभ रहा है। इसलिए क्या कहा गया है कि समावेशन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बना दिया और आपका कौन से क्षेत्र बना दिए? जो कमजोर क्षेत्र हैं, वर्ग हैं, है ना। इसी के तहत बताया गया कि भाई आपका स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित कर दो उन क्षेत्रों को। उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दो जो इस प्रकार से पिछड़े हुए हैं सामाजिक आर्थिक रूप से। तभी जाकर के स्कूल जो है उनकी आंखों में चुभेगा नहीं। एजुकेशन विभेदीकरण को रोक देगी। फिर वो समावेशी होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, हर व्यक्ति की पहुंच उस तक होनी चाहिए, विभेदीकरण ना हो। मैकाले की शिक्षा नीति को त्याग दो अब। नहीं तो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल जो खुले बैठे हैं गली गली में, ये मैकाले की ही संतानें हैं फिर, और हमारे बच्चे ही इनका शिकार हो जाएंगे। सही बात है ना। अब आगे आइए, व्यावसायिक शिक्षा। सामान्य शिक्षा में कौशल के एलिमेंट को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। एक आंकड़ा देखिए जरा, 2025 तक 50% से ज्यादा छात्रों को व्यावसायिक शिक्षण दिया जाएगा। और कमाल की बात है कि पंचवर्षीय योजना 12वीं में 2012 से 17 के बाद आप उसका एक आंकड़ा देख लीजिए कि क्या हाल रहा है। 2012 से 17 के दौरान का जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको कमाल का आंकड़ा मिलेगा कि 19 से 24 के बीच के जो एज ग्रुप था उसमें कितने लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा ली? 5% से कम लोगों ने। और कोरिया में कितने लोगों ने ली? 96% लोगों ने। तो विकसित कौन बनेगा? कोरिया बनेगा कि भारत बनेगा? वैश्विक महाशक्ति कौन बनेगा? अमेरिका, कोरिया, जर्मनी बनेंगे कि हम बनेंगे? हम तो केवल किस चीज में वैश्विक महाशक्ति बन सकते हैं? झंडे उठाने में, गले में फलानी पार्टी का पट्टा पहनने में। पहनते हैं ना।
कि ये पार्टी है, फिर अंधभक्त हो जाते हैं कि फलाना कहेगा सही है। सही बात है ना, फलाना है तो मुमकिन है। अनपढ़ बैठा है तो वो क्या कहे, कुछ भी कहे हम स्वीकार कर लेते हैं। तर्क की क्षमता मारी गई, गलत को गलत कहने की क्षमता मारी गई। कोर्सेज नहीं, कोर्सेज हैं। देखिए काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारे देश में काउंसलिंग को एक व्यवसाय के तौर पर एस्टेब्लिश किया ही नहीं। हमारे बच्चे को एक मिनट और बेटा, देखो एक चीज बताता हूं आपको। आपका बच्चा या हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, माँ बाप कभी उसके एजुकेशन से संबंध में किसी एक्सपर्ट से पूछने नहीं जाते क्या करवाऊं। आजकल थोड़े बहुत जा रहे हैं, बट पुराने टाइम में नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। वो कहते थे कि पैसा देना मेरे हाथ में है, मैं क्या कर सकता हूं। और कहीं राय नहीं लेते थे, ना ऐसे कोई काउंसलिंग के कोर्स आपका डिजाइन किए गए थे, ना ही ऐसे लोग बैठे थे, ना ही स्कूलों में टीचर नियुक्त थे काउंसलर। तो आप किससे राय लेंगे? पहले तो राय लेने की समस्या, और फिर दूसरा अज्ञानता, जागरूकता का अभाव। समझ में आ रहा है? आज तो इंटरनेट पे सब चीजें हैं, क्यों नहीं सर्च कर लेते? पर बदला है दौर पहले के मुकाबले, ऐसा नहीं कि नहीं बदला है, बट फिर भी गांव के स्तर पर बड़ा अभाव है। आज भी बच्चे सुबह नहा धो करके 2 GB डेटा को किस पे खर्च कर देते हैं? रील पर, रील बनाने पर और रील देखने पर। नहीं, सुबह नहा धो करके ऐसी पूजा पाठ करते हैं फोन की, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, सुबह फोन देखेंगे। हर व्यक्ति, घर में घरवाले या बच्चे हैं या नहीं है उसकी परवाह नहीं है, फोन की परवाह सबसे ज्यादा है। फोन कहां गया मेरा, फोन कहां गया? बच्चा रो रहा है, घरवाला घरवाली फोन ढूंढ रहे हैं। बच्चा भी इसलिए रो रहा है कि फोन नहीं है। बच्चे को भी चुप फोन से करवाया जाता है आजकल। नहीं, खाना खाते उसमें फोन से, बेटा खा ले, नहीं पहले गाना सुनूंगा। मेरे बच्चों को फोन करता हूं तो तुरंत फोन काटना आ गया उनको, तो कहते हैं पापा खाना खा रहे हैं। मैं भी समझ जाता हूं फोन देखेंगे तो ही खाएंगे। पहले मम्मी पापा को देख के खाना खाते थे, अब फोन ही मम्मी होगी, फोन ही पापा हो गया। दादा दादी की लोरी सुनाते थे, अब दादा दादी भी फोन ही हो गया। रिप्लेस कर दिया ना फोन ने सबको। तो अब व्यावसायिक शिक्षा की बात आती है तो भारत का हाल ये है, और बिना व्यावसायिक शिक्षा दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर हाथ को काम की बातचीत आती है, वो रोजगार मेले आयोजित करने से नहीं होगा, वो शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेशन से होगा। और उसके लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है। स्किल इंडिया मिशन जारी किया गया था, फिर मुद्रा लोन दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि 8 करोड़ लोगों को काम में सहायता मिली है। वो नए आपका क्या बन गए हैं? काम देने वाले बन गए हैं। उद्यमिता आपका जो है विकसित हुई है। अब वो कितने बने हैं, कितने बड़े हैं, आजकल थोड़ा यकीन कम होता है प्रधानमंत्री जी की बातों पर, क्योंकि सुबह कुछ कहते हैं और फिर रात को आंकड़ा को डबल कर देते हैं। थोड़ी छवि झूठ की बन गई है, मतलब हालांकि वो झूठ बोलते नहीं है, बस निकल जाता है। नहीं, सच्चे इंसान है वैसे, मतलब ईमानदार आदमी है ना। काफी देश विकसित हो रहा है, अडानी जी काफी आगे निकल गए हैं। अडानी निकले तो भारत ही निकलेगा आगे, हालांकि चाहे हम गरीब हो जाएं। गैस के दाम 1100-1200 ही आए हैं, बट देश हित में इतना तो करना ही पड़ेगा। अडानी भाई गैस उसकी है, अडानी गैस, अब उसको तो लाभ हमें देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के मित्र जो ठहरे, ईमानदार आदमी बाकी प्रधानमंत्री जी, हंसी मजाक के तौर पर लें। ऐसा ना हो कि भाई कोई बीजेपी सपोर्टर हो बाहर जाते ही घेर ले। वोट हमने भी एक बार दिया था उनको, एक बार गलती की थी 2014 में, हर हर मोदी। तब ये समझ में नहीं आ रहा था कि घर घर बेरोजगारी, घर घर गरीबी है ना। तो वो कह रहे थे कि महंगाई छोड़ के जा रही हूं, और ये था कि महंगाई छोड़ के जा तो रही है, बट हर घर में घुसेगी, फिर जा कहां रही ये नहीं बताया। तो गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुसंधान,
अनुसंधान के ऊपर, R&D के ऊपर भारत में 0.7% खर्च होता, लगभग 1% भी नहीं होता। और फिर कहते हैं कि भारत वैश्विक महाशक्ति बनेगा। शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की बातचीत की गई है। कब की गई थी? 1986 की शिक्षा नीति में। 86 से कितना आगे आ गए हैं हम? 86 से कितना आगे आ गए? तो अब शिक्षा पर खर्च कितना होना चाहिए था? 10% तो होता, 12 होता। हालांकि हर चीज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। जैसे पहले दूध जितने में आता उसका डबल हो गया। आप कुछ भी खरीदने जाओ, मोदी जी ने उसकी प्रोग्रेस जरूर कराई है। जूते, चप्पल, कपड़े कुछ भी खरीद लो, डबल ट्रिपल रेट पे मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई को तो बहुत प्रगति दे दी, ईमानदार आदमी है नहीं? तो आप देखिए, आपका इतना खर्च हम करते हैं 0.7%, तो फिर वैश्विक महाशक्ति कैसे बन सकते हैं? नई शिक्षा नीति कह रही है कि 6% खर्च करेंगे। 1986 की शिक्षा नीति भी कह रही थी 6 ही करेंगे। आप समझिए 6% से हम आगे नहीं बढ़े, और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमारा बजट जो है शिक्षा पर वो लगातार कम ही हुआ है। ये भी कमाल की बात है। क्या भारत को अनपढ़ बना करके अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, हमारे सत्ताधीन? तो ये तो गलत बात है। भारत को पढ़ा लिखा बनाइए। अगर पढ़ गए तो तर्क करेंगे, रोजगार मांगेंगे। धर्म के नाम पर झंडे कौन उठाएगा? कोई संस्था बनती है, कोई भी संस्था बनी हो, चाहे RSS हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, वो कुछ जमींदारों ने बनाई थी, कुछ पैसे वालों ने बनाई थी, ताकि अंग्रेजी सत्ता में जो मजे हैं वो बाद में भी हम लूटते रहें, सत्ता के केंद्र पर बैठे रहें बाद में भी। इसलिए वो संस्थाएं बनती हैं। मुस्लिम लीग बनने का लाभ कितने लोगों को हुआ? गिने चुनों को। हिंदू महासभा बनने का लाभ कितने लोगों को होता? गिने चुनों को। RSS का लाभ किसको मिला? गिने चुनों को। वो सत्ता के केंद्र में बैठे हैं। वो आज भी आपको क्या करते हैं? सत्ता में ना होते हुए सत्ता में होते हैं। वो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं जो केंद्रों पर बैठे हैं। इसलिए संस्थाएं बनी थी, ताकि आज तो अंग्रेजी गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, तो यही शोषण क्या हम अंग्रेजों के माध्यम से कर रहे हैं, बाद में कैसे करेंगे फिर जब देश आजाद हो जाएगा? तो इसलिए हमारे बच्चे क्या हो गए? झंडे उठाने वाले। क्यों? क्योंकि ना तो रिसर्च पर खर्च किया गया और ना ही 6% का सपना था वो पूरा किया। और लगातार 14 से तो यह हालत है कि खर्च कम ही होता जा रहा है शिक्षा पर, ताकि आपका विवेक मर जाए। और आपका जब विवेक मरेगा तो तर्क मर जाएगा, और जब तर्क मरेगा तो आप केवल झंडे उठाने के लायक रहेंगे। पार्टी कोई हो, कांग्रेस ने भी गलतियां की, यही गलतियां ये कर रहे हैं कि शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अब आगे देखिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग। प्रौद्योगिकी क्या है? आज के समय का क्या है? पेन एंड पेपर हैक नहीं है। अगर आप लोगों को ICT का यूज नहीं आता तो आप टीचर नहीं बन सकते हो। फिर अच्छे ऐसे तो नंबरों के दम पे टीचर बन जाओगे, बट जीवन में अच्छे टीचर नहीं बन सकते बिना ICT के यूज के। आप प्राइमरी टीचर हैं, ICT का कैसे यूज करेंगे? अपनी जो PPT बना के लाते हैं पावर पॉइंट पर, उसमें बढ़िया बढ़िया कार्टून बना लाइए, बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना लाइए। कार्टून देख करके, रंगीन PPT देख के बच्चा क्या होगा? सीखेगा कि नहीं सीखेगा? है कि नहीं है? साइंस के टीचर तो नए नए मॉडल बना लाइए। तो आप जो है ICT के लिए क्या किया गया? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना का प्रस्ताव है कि एक ऐसी फोरम हो जो पूरे भारत में ICT का एक जैसे इस्तेमाल को प्रमोट करे, और वहां ट्रेनिंग भी दे उन लोगों को, टीचरों को, क्योंकि टीचर बहुत पुराने पुराने जमाने के भी हैं। जब ICT का यूज नहीं था तो आज उनको सिखाया जाए, क्योंकि बिना ICT के यूज किए हम अच्छे स्टूडेंट तो डेवलप नहीं कर सकते। फिर आपका है शिक्षा पर सरकारी खर्च में वृद्धि 6% किया जाएगा। ये सपना है, भगवान करे जल्दी पूरा हो। भारतीय भाषाओं
कला एवं संस्कृति का संवर्धन। मैंने कहा था कि मातृभाषा में जब तक नहीं सिखाओगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। मैंने कहा था कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, एक मॉडल है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कि उस जोन में, जिस जोन में बच्चा रह रहा है, अगर उसको सेम भाषा बोलते हुए व्यक्ति मिल जाएं, स्कूल वाली और जो घर के एरिया में चाचा ताऊ के यहाँ खेलने के समय मैदान में सब एक जैसी भाषा यूज हो रही है, तो मदर टंग समझ सकते हो आप उसको, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। उसका सीखने का जो दायरा है वो विस्तृत हो जाएगा। और घर में अगर पंजाबी है और बाहर हरियाणवी बोलते मिलें तो क्या होगा? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी सीखने का जो रेशो है वो स्लो हो जाएगा, दर उसकी धीमे हो जाएगी। स्कूल में सब अंग्रेजी बोलते मिलें और बाहर भोजपुरी बोलते मिलें, अवधी बोलते मिलें, ब्रिज भाषा बोलते मिलें, तो क्या होगा? सीखने का जो रेशो है वो दर है, वो अनुपात है, वो स्लो हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, कि जब तक शिक्षक नई नई विधियों से रूबरू नहीं होगा, सबसे पहले तो केवी में लगातार जो है आपका शिक्षण प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। अब इसमें भी कहा गया कि 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम दिया जाएगा, ताकि नए नए जो आपका चीजें आ रही हैं एजुकेशन में, नया नया जो कंटेंट आ रहा है, टीचर उसको सीख जाए। इसलिए 4 वर्षीय सेवा पूर्व की बातचीत हो रही है। तो सेवा के दौरान था, सेवा पूर्व की बातचीत हो रही है, तो कह रहे हैं कि 4 वर्षीय शिक्षण कार्यक्रम होगा। भाई उसमें बीएड भी हो जाएगी और आपकी बीए भी हो जाएगी, बीएससी भी कॉम भी हो जाएगी, यानी कि ग्रेजुएट भी हो गए और आपने शिक्षण का अध्ययन भी कर लिया। वो लंबा हो गया, बट बीएड आजकल कर कौन रहा है? बिना चाहे तो हो रही है। इस पर ध्यान देना होगा। चीजें अच्छी करती है सरकार, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कमजोरी पड़ जाती है। 2 वर्षीय बीएड का क्या हाल है? बिना जाए कर लो। कितने बच्चों ने बिना जाए की है? 2 3 4 5 6 5-6 बच्चे तो हैं ऐसे, 10-12 बच्चों में से 15 में से 5-6 हैं, और कुछ की जिसकी आपका चल रही होगी उनकी भी यही हालत है। तो लगभग 70% रेशो ऐसा है कि जिसने बिना जाए की है। और आज भी मैं हरियाणा की बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से बिलोंग करता हूँ, आप भी वहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ हालत कैसे हैं। अब देखिए दूसरा है आपका कि समग्र शिक्षा योजना, जैसे नाम से पता चल रहा है सबको, कैसी? क्वालिटेटिव। बस 5 मिनट रुक जाइए उज्जवल जी, 5 मिनट। तो सबको क्वालिटेटिव शिक्षा देना, पूर्व प्राथमिक स्तर से कहां तक? उच्च माध्यमिक स्तर तक। फिर आपका एक प्रोग्राम आया था निपुण भारत कार्यक्रम, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन क्या था कि भाई 2021 में आरंभ हुआ था। समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और संख्याओं की समझ भी हो जाए। मैंने पहले ही बोला था, उसके लिए निपुण कार्यक्रम लागू कर दिया गया था 21 में ही, कि बच्चों को जो है आपका बेसिक न्यूमेरिकल या उच्चारण का समझ होना चाहिए। तो इसके तहत प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में पढ़ने, लिखने और अंक गणित में वांछित पठन की अक्षमता प्राप्त कर सके। कक्षा किस तक? 3 के अंत तक। बट दिक्कत यह है कि असर की जो रिपोर्ट आती है ASER, वो कोरोना के बाद बताया गया कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो गिर गए हैं। जो सीखने के जो परिणाम होते थे वो लगातार गिरे हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या हो गए? गिर गए हैं असर की रिपोर्ट में। तो ये चीजें थी जो आपका हमारी शिक्षा नीति थी उसके बारे में, 2020 के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने क्रिटिकल भी बोल दिया, बट वो मजबूरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई पार्टी विशेष का विरोध या समर्थन है, नेता तो नेता ही हैं, कोई आए वो लूटेगा ही। ये लगभग लोगों के मन में चीज़ें बैठ चुकी हैं। मोदी जी से आस थी, मोदी जी ने आस तब तोड़ दी जब सब कुछ अडानी के लिए ही हो गया।
जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए कुछ करता है तो तब थोड़ी सी शंकाएं तो होती ही हैं और होनी भी चाहिए। हमारे लिए देश पहले है, जैसे केवीएस के लिए नेशन फर्स्ट है, टीचर के लिए नेशन फर्स्ट है, और राजनीति बाद में है। देश रहेगा तो राजनीति भी बनी रहेगी, होनी चाहिए। हाँ जी, जी बिल्कुल। भाई देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, और वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ने की आपका छूट रहती है, क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ने की छूट रहती है आपका। हिंदी इंग्लिश तो है ही है, बट वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं के पढ़ने की भी छूट रहती है, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर का है, तो वहाँ दो तो भाषाएं रहेंगी ही रहेंगी। क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने की भी छूट रहेगी। जैसे कोई उड़िया का बच्चा है आपका, वो हिंदी की बजाय उड़िया लेना चाहता है तो उड़िया ले ले। सरकार ने क्या और किया है, जैसे नीट था, उसका कोर्स था, वो क्षेत्रीय भाषाओं में इंट्रोड्यूस करने की बातचीत की जा रही है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने एक चीज़ और बताने भूल गया था आपको, निष्ठा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। इसको शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की पहल है निष्ठा, NISHTHA निष्ठा प्रोग्राम जो है आपका, ये शिक्षकों को आपका समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। और सभी वो एक आपका ऑनलाइन है आपका सिस्टम सारा, इसमें उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। घर पर भी आप अपने आप को परख सकते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, स्कोर दे देगा वो, परख भी है। तो ये आपका सारी चीज़ें हैं जो 2020 के तहत आपका इंट्रोड्यूस की गई हैं। और 2020 की शिक्षा नीति का उद्देश्य मैंने आपको बताया था, सत्य, ज्ञान और बौद्धिकता की खोज। अगर आपसे पूछे प्राचीन ज्ञान को संस्कारों के साथ शिक्षा देना, वो भी आपका एक उद्देश्य बताया था मैंने। बाकी वो तो चीज़ें थी जो फैक्चुअल हैं, जो इसमें बताई गई हैं, और इनके जो हेडिंग मैंने बताए हैं वो इनके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 2020 के केवीएस आपका में इससे प्रश्न बहुत आने वाला है। तो आपको वो बेसिक समझ होनी चाहिए कि ये 5, 3, 3, 3, 4 क्या है ना। फाउंडेशन में कौन कौन शामिल होते हैं, बाल वाटिका क्या है, इनका क्या पर्पज है, तो एक बार जरूर पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो कल जो है आपका मैंने एक बुक डाउनलोड की है, आपका मंगाई है आपका केवी से, तो केवी की तरफ से भेजी गई थी मेरे व्हाट्सएप पे। एक मेरे मित्र हैं आपका वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, तो 35 चैप्टर हैं उसमें, मतलब वो केवीएस के बेस्ट 35 टीचरों का वहाँ का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो वो मैं आपको उसके मेन पॉइंट मैंने निकाले हैं, तो मेन पॉइंट आपको बताऊंगा, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं टीचर क्यों बनूं और मैं केवीएस में टीचर क्यों बनूं। तो दो बड़े प्रश्न होते हैं इसमें। कोई कहता है कि मुझे शिक्षण अच्छा लगता है, शिक्षण सबको ही अच्छा लगता है क्योंकि नौकरी चाहिए। कोई कहता है मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं टीचर से प्रभावित रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा, इसमें क्या दिक्कत आती है। ये तो बहुत बड़े बड़े ऐसे सवाल हैं जो सब बोलेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप इनोवेटिव हैं, टीचर स्टूडेंट आपका जो बॉन्डिंग है आपके अंदर, पेरेंटिंग का भाव है, फास्ट लर्नर हैं, लर्निंग क्वेस्ट आपके अंदर है, तो वो चीज़ें थी। तो मैंने जो आपको बताया था ये सेम चीज़ें उन 35 लेक्चर में है, सेम चीज़ें, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और मैंने कोशिश की थी कि आपको थोड़ा सा यूनिक बताया जाए। कहीं भी आप जाके देखेंगे, आप जाके देखिए, किसी से मिल लीजिएगा, 2-3 जगह कोचिंग चल भी रही है इंटरव्यू की, तो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। कारण उनको ही नहीं पता, वो भी यूट्यूब से सुन के जवाब तैयार कर रहे हैं। तो यूपीएससी के जो टीचर होते हैं उनको पढ़ाने का और जो एसएससी लेवल पे जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें दिन रात का अंतर होता है, वो आपको रट्टा मार के बता देंगे। तो कल उस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बात आपको डिस्कस कर दूंगा, एलोबरेट कर दूंगा, और फिर जो है आपको क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेंगे हम। आपके बायोडाटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस पर क्रॉस भी हो जाएगा, और उसके बाद इवनिंग सेशन में आपका लाइब्रेरी का हो जाएगा। तो लाइब्रेरी के अलग बच्चे आ जाएंगे, बाकी आप लोग कंबाइंड चलता रहेगा, ठीक। तो धन्यवाद। अभी नितेश सर क्लास लेंगे, ठीक है। आप कुछ चाय पानी पी लीजिए तब तक, ठीक है, या स्टार्ट करा दें ऐसे ही।